हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। एकदम से आज थंबनेल देख करके आप लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि प्रीलिम्स की ल्यूसेंट सीरीज चलते चलते ये क्या हो गया। मेंस का एग्जाम है अभी कुछ दिन बाद और हमारा जो सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे थे उसका 4th यूनिट के 5-6 टॉपिक रह गए थे। मैं जल्दी जल्दी वो 5-6 टॉपिक कवर करा करके 4th यूनिट खत्म करूंगा जल्दी से। आप सभी लोग जो कि इंटरप्ट हो रहे हैं उसके लिए विशेष रूप से क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये मेंस वालों के लिए थोड़ा सा जरूरी था, इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी देकर सामने रखा। आज हम फिर से सोशियोलॉजी की लगातार 5-6 क्लासेस कंप्लीट करके 4th यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आदिदेव आराध्य देव भगवान गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम सिलेबस पर आते हैं। सोशियोलॉजी के सिलेबस में जब मैंने सोशियोलॉजी के सिलेबस को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया था तो आखिरी टॉपिक हमने सामाजिक आर्थिक असमानता जो कि 58वां लेक्चर था उसको हमने पढ़ा था। आज हम संस्कृति और विकास सहायक एवं बाधक के रूप में, ये 59वां लेक्चर आपका होगा जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 59वें लेक्चर में संस्कृति किस प्रकार विकास में सहायक और बाधक है। आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां से जो प्रश्न बनेंगे उन सबको फोकस कर लिया जाए। 3 प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं, संस्कृति और विकास, ये 2 टॉपिक है या ये मूल रूप से टॉपिक है। और इसके अंदर पहला पॉइंट सब पॉइंट दिया हुआ है कि संस्कृति जो है वो विकास के सहायक और बाधक के रूप में, सहायक और बाधक के रूप में। तो ये जो पॉइंट है वहां हमें ये समझना है, इसका अर्थ समझना है। 3 प्रकार के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। पहला, संस्कृति और विकास में क्या संबंध है, संस्कृति और विकास में क्या संबंध है, ये संबंध पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट यहां हमसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि संस्कृति विकास में किस प्रकार सहायक है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृति किस प्रकार विकास में बाधक है। ये 3 प्रश्न ही इस टॉपिक से बन सकते हैं, इससे बाहर झांकने की, देखने की जरूरत नहीं है। भले ही से किसी भी नोट्स में भर भर के खूब दुनिया भर की बातें कर ली गई हो, आपको ये जो टॉपिक दिया हुआ है इसमें इन 3 प्रश्नों से ज्यादा एग्जामिनर बना ही नहीं सकता है। बनना तो दूर की बात है, बन ही नहीं पाएगा। लोड ही मत लो, मैं जो बता रहा हूं 100% सत्य है, सोशियोलॉजी की अच्छी जानकारी है, उसके बाद आपसे बात की जा रही है। अब ये 3 पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए। तो अभी हम पहले समझेंगे, हमारा जो समझने का तरीका रहेगा, सबसे पहले हम संस्कृति क्या है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं लेकिन रिवाइज करा दूंगा। फिर हम विकास क्या होता है ये समझेंगे और फिर दोनों में क्या संबंध है ये समझेंगे। और फिर नेक्स्ट पार्ट में या इसी वीडियो की अगली जो क्रम है उसमें हम सहायक कैसे है संस्कृति विकास में उस पर बात करेंगे और फिर बाधक कैसे है संस्कृति इस पर बात करेंगे। सबसे पहले संस्कृति क्या होती है ये समझ लेते हैं। संस्कृति एक ऐसी अवधारणा है जिसे मानव द्वारा, अवधारणा है जिसे मानव द्वारा अपने ज्ञान से या अपने संचित ज्ञान से बनाया गया है। अर्थात सीधे तौर पर मैं परिभाषा बोलूं तो मानव ने जब अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संसार में किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी नियम को बनाया तो उन सब का जो समग्र रूप है वही संस्कृति कहलाया। अर्थात मानव द्वारा निर्मित कोई भी चीज, अब कोई भी चीज में क्या क्या हो सकता है, कोई ज्ञान की बात हो सकती है, कोई आविष्कार हो सकता है, कोई निर्माण हो सकता है, कोई नियम हो सकता है, कोई परंपरा हो सकती है, क्योंकि धर्म को भी हमने बनाया तो धर्म हो सकता है, संपूर्ण समाज को हमने बनाया तो संपूर्ण समाज हो सकता है। मानव ने अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संसार में जो कुछ भी बनाया वो सब संस्कृति है। आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर से हो कि संस्कृति क्या होती है,
तो संस्कृति एक समग्र होती है। क्या होती है? संस्कृति एक समग्र होती है जिसमें मानव का विश्वास, जिसमें मानव का कार्य या निर्माण या मानव के आविष्कार, सारे आविष्कार इसमें आते हैं। मानव का जो साहित्य पक्ष है वो भी इसी में आता है, क्योंकि किसी कहानी को, किसी नृत्य को, किसी चित्र को बनाने के लिए हम मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करते हैं। तो परंपराएं भी इसी में आती हैं, क्योंकि हमने भी ये धर्म भी इसी में आता है। साहित्य सृजन जो कुछ भी किया है हमने, वे सब समग्र रूप से क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। अब समाज शास्त्री संस्कृति को एक बड़ी अवधारणा मानते हैं और कहते हैं कि इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है भौतिक पक्ष और एक होता है अभौतिक पक्ष। और यहां से थोड़ी सी टसल जो शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भौतिक संस्कृति या भौतिक पक्ष ही संस्कृति है, कुछ कहते हैं कि ये साहित्य होता, सॉरी, ये सभ्यता होती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं मेरे साथियों कि इतिहास जब हम पढ़ते हैं या दूसरे सब्जेक्टों में, भौतिक संस्कृति को सभ्यता कहा जाता है और अभौतिक संस्कृति को संस्कृति कहा जाता है, जबकि सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है। इन दोनों ही चीजों को मिलाकर के संस्कृति बोला जाता है या संस्कृति माना जाता है। मैकाइवर और पेज ने स्पेशली इस अभौतिक पक्ष को संस्कृति मानने पर बल दिया। बहुत सारे दूसरे सोशियोलॉजिस्ट ने भी ऐसा ही किया, लेकिन हमें उस पॉइंट पर नहीं जाना। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में संस्कृति का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि संस्कृति क्या है। भाई, मनुष्य ने अपने लिए जो कुछ भी बनाया, भले वो कोई नियम हो, भले वो कोई कानून हो, भले वो कोई परंपरा हो, या भले वो कोई वस्तु हो, ये पेन हो, ये टी शर्ट हो, या कुछ भी हो जो मनुष्य ने अपने लिए बनाया, वो सब क्या है? संस्कृति है। हमने पहला पॉइंट समझ लिया। अब हम विकास को समझते हैं कि विकास क्या होता है। तो बहुत आराम से समझे विकास माने क्या होता है। देखो, विकास शब्द का क्या अर्थ होता है? अपनी जो स्थिति है आज की, इसको थोड़ा ऊंचा उठा दो, उसको थोड़ा और ऊंचा उठा दो, तो इसे हम कहेंगे हमेशा आगे की ओर बढ़ने की, आगे की ओर बढ़ना और बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है? विकास। अगर इसे मैं साहित्य की भाषा में कहूं तो क्या कहूंगा? उच्च से उच्चतर स्थिति की ओर, उच्चतर स्थिति की ओर या स्थिति को प्राप्त करना ही क्या है? विकास है। जैसे एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, वो 8th क्लास में 50% अंक ला करके पास होता है। अब वह 9वीं क्लास में जब 51 या 50 से 60 पे पहुंचता है, तो इसे हम कहेंगे विकास। ये बात पॉइंट समझ में आ जाए कि जो आपके पास है उससे और आगे बढ़ जाने की स्थिति कहलाती है विकास। अब ये हर एक क्षेत्र में हो सकता है। विकास तो मानव के भौतिक क्षेत्र पे भी हो सकता है और अभौतिक क्षेत्र में भी हो सकता है। तो अभौतिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं विकास। भौतिक क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ते हैं? भौतिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं कि पहले पूरे भारत में 10 ट्रेन चलती थी, फिर 10 से 20 हो गई, 50 हो गई, 100, 200, 400, 1000। फिर हमने बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट लाया, फिर हमने हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट लाया, फिर हमने पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन का कॉन्सेप्ट लाया। ये होता है विकास, बढ़ना। तो भौतिक रूप से आगे बढ़ने का अर्थ समझ में आ गया। अब भौतिक रूप से कैसे आगे बढ़ना? पहले हम सीमित रूप से नियमों में बंद कर रहते थे, धीरे धीरे हमने महिलाओं को थोड़ा छूट देना शुरू किया। अब महिलाएं पुरुषों के बराबर आ रही हैं। तो ये है महिलाओं का पहले पिछड़ापन था, अब वो आगे बढ़ गई, तो इसे कहा हमने विकास। दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो। पहले हम राजतंत्र में थे, फिर अब हम लोकतंत्र में आ गए, फिर आगे हम और किसी तंत्र में जा सकते हैं, डिजिटल तंत्र में जा रहे हैं धीरे धीरे। हो सकता है कि आगे जाकर के जो वोटिंग है वो भी डीजी फॉर्मेट में हो, डिजिटल फॉर्मेट में हो, कि एक आधार कार्ड से आपको ओटीपी मिले और उसी पे लिंक ओपन करके आप वोट डाल दो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसे कहेंगे हम विकास। बहुत क्लियर आपको समझ में आ गई होगी दो बातें, संस्कृति क्या होती है, विकास क्या होता है। अब हमें जो समझना है वो ये है कि संस्कृति और विकास का संबंध क्या है, क्योंकि 3 पॉइंट इस चैप्टर में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संस्कृति और विकास में संबंध पूछा जा सकता है, संस्कृति विकास में किस प्रकार सहायक है,
संस्कृति विकास में किस प्रकार बाधक है। पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, संस्कृति और विकास में संबंध क्या है। चलिए, इन दोनों के मध्य क्या संबंध है। संस्कृति और विकास का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ मतलब एकदम से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। विकास का माप संस्कृति मापदंडों या सांस्कृतिक मूल्यों से ही किया जाता है। भाई हमने कितना विकास कर लिया, किया कि नहीं किया, इस बात को आप कैसे चेक करेंगे। इस बात को चेक करने का आधार होता है उस संस्कृति के मापदंड। उदाहरण से समझो, देखो अगर हमने दो संस्कृतियों की बात करते हैं, एक हिंदू संस्कृति की बात करते हैं और एक बौद्ध संस्कृति की बात करते हैं। अगर हिंदू ने अपने जीवन में कुछ पुण्य कार्य कर लिया तो वो समझेगा कि उसने विकास कर लिया, या क्योंकि उसकी संस्कृति पाप और पुण्य के आधार पर चीजों की तुलना करती है। किसी बौद्ध व्यक्ति ने 10,000 रुपए कमा लिए तो वो समझेगा कि मैंने कोई तरक्की नहीं की, जबकि उसने अगर 10,000 बार भगवान के या उनके बौद्ध धर्म के चैंटिंग कर लिया, नाम का जप कर लिया, तो वो समझेगा कि उसने विकास कर लिया है। तो यहाँ या जैसे हम इसी को पाश्चात्य संस्कृति से लें, तो पाश्चात्य संस्कृति में किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए कमा लिए तो वो समझेगा उसका विकास हुआ। हिंदू या बौद्ध संस्कृति में अगर उसने कोई पुण्य का काम कर लिया तो वो समझेगा कि उसने विकास किया। वो पैसे कमा लेने को विकास नहीं समझेगा। तो कैसे, कि ये पॉइंट क्या था। इस पॉइंट का अर्थ है कि किसी भी संस्कृति के मूल्य ही यह निर्धारित करते हैं कि विकास किस दिशा को हम मानेंगे, हम किसे विकास मानेंगे, मूल्य के मापन कैसे करें, विकास का मापन कैसे करेंगे, ये उस संस्कृति के मूल्यों के आधार पर निर्धारित होता है। बहुत काम की बात है, समझ लीजिएगा। तो कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है ये हम समझा रहे हैं। उसमें पहली बात हमने कही कि संस्कृति के जो मूल्य होते हैं, संस्कृति के जो मापक होते हैं, मापदंड होते हैं, उन्हीं के आधार पर विकास का मापन किया जाता है। बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। समाज और सामाजिक विकास में सांस्कृतिक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। संस्कृति से संबंधित विशिष्ट अवधारणाएं विकास को अत्यधिक गति प्रदान करती है, या विकास की प्रेरणा स्रोत संस्कृति ही होती है। कैसे, देखो अगर आप दो संस्कृतियों की तुलना करो, यूरोपीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति कहेगी कि हमें जीवन में खूब पैसे नहीं कमाने, पैसे तो कमाने हैं लेकिन हमें 4 जरूरतों को पूरा करना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को। और यूरोपीय संस्कृति कहेगी कि आपको केवल एक चीज को जरूरत को पूरी करनी है, और वो है पैसा, केवल पैसा और केवल पैसा। अब बताइए कि दो लोग हैं, एक केवल 4 चीजों पर फोकस कर रहा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पे, और एक केवल और केवल एक चीज पर फोकस कर रहा है। ज्यादा विकास कौन करेगा, ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? यूरोप वाला कमाएगा, ये तरक्की ज्यादा करेगा, और ये दूसरे तरह की तरक्की ज्यादा करेगा। तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस होगा। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि संस्कृति से संबंधित विशिष्ट अवधारणा विकास को अत्यधिक गति प्रदान करती है। यही तो अवधारणा है कि उस संस्कृति की मान्यताएं क्या है। भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि आपको 4 चीजों को लेकर चलना है, धर्म को, अर्थ को, काम को और मोक्ष को। यूरोपीय संस्कृति या अमेरिकी संस्कृति की अवधारणा केवल एक चीज को लेकर चलना है, भौतिक पक्ष को, पैसे को, चीजों को, मटेरियलिस्टिक होना है। वहां आपको भौतिक चीजें ज्यादा तरक्की करती हुई दिखाई देंगी, भारत में चारों चीजें एक साथ तरक्की करती हुई दिखाई देंगी। भारत में जितना आपको भौतिक चीजें दिखाई देगी उतनी आध्यात्मिक चीजें भी दिखाई देंगी। तो चारों सिमिलरली चलेंगे। यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये दोनों में बेसिक संबंध की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट बियरस्टीड नाम के एक समाजशास्त्री, वो क्या कहते हैं कि संस्कृति वह मिश्रित सभ्यता है जिसमें वे सभी सम्मिलित हैं, जो समाज के सदस्य होने के कारण हम सोचते हैं, करते हैं एवं देखते हैं। इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा, मनुष्य जो कुछ भी करेगा, देखेगा, सोचेगा, वो सब संस्कृति का हिस्सा बनेंगे। और संस्कृति ही अल्टीमेटली, भाई अगर कोई आदमी, आइंस्टीन नाम का व्यक्ति या कोई आविष्कारक हमारा अगर कुछ सोचता ही नहीं तो विकास कैसे होता। अब हम जानते हैं कि हमारा मोबाइल फोन किसने बनाया,
लेकिन उसने उससे पहले सोचा भी तो होगा। हम टिम बर्नर्स-ली का नाम जानते हैं, हम किसी भी आविष्कारक का नाम जानते हैं, उसने पहले सोचा होगा ना। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि संस्कृति में वह मिश्रित सभ्यता है जिसमें हम जो सोचते हैं वो भी आता है, जिसमें हम जो करते हैं वो भी आता है, और जो देखते हैं वो भी आता है। तो मतलब इनडायरेक्टली कि जो संस्कृति ने आपको सोचने के लिए मजबूर किया, उसी से तो विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक, इनकी किताब का नाम है डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट या वेस्ट लिखा हुआ, ये डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में संस्कृति को सभ्यता का आधार बताया। अब सभ्यता क्या होती है? चीजें, जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, वो सब सभ्यता है। और जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो अमूर्त रूप में है, वो सब संस्कृति है। लेकिन अल्टीमेटली सोशियोलॉजी में संस्कृति और सभ्यता दोनों को ही संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो जितनी ज्यादा वस्तुएं हमने बना ली, उतनी ज्यादा विकास हो गया। तो ये आधार बनता है संस्कृति और सभ्यता का। दिमाग में ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। इस पॉइंट को इस तरीके से समझें कि भाई संस्कृति में और विकास में कैसा संबंध है, क्या संबंध है। इस पॉइंट को अगर मैं समझने या बोलने की कोशिश करूं तो इस तरीके से बोलूंगा कि कोई भी संस्कृति कैसी है, वो यह निर्धारित करती है कि विकास होगा कि नहीं होगा, विकास होगा कि नहीं होगा। ये बात, जैसे अगर आप पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान की संस्कृति की तुलना करें, तो पाकिस्तान की संस्कृति कहती है कि केवल इस्लाम धर्म को हमें आगे बढ़ाना है। भारत की संस्कृति कहती है कि नहीं भाई, धर्म के साथ साथ अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पर फोकस करना है, सबको आगे बढ़ाना है। तो ये केवल और केवल धर्म के क्षेत्र में प्रगति करेंगे, और ये धर्म में भी, अर्थ में भी, काम में भी और मोक्ष में भी प्रगति करेंगे। तो इन सभी अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। जबकि ये केवल और केवल भौतिक पक्ष में या धार्मिक, भौतिक के भी एक सब हिस्से धार्मिक में प्रगति करते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए ये पिछड़ा हुआ रहेगा और ये आगे बढ़ेगा। इसकी संस्कृति निर्धारित कर रही है कि भारत में ज्यादा विकास होगा। वो संस्कृति ही चीज है जो निर्धारित कर रही है। तो कोई संस्कृति कैसी है, उसी से निर्धारित होता है कि विकास होगा कि नहीं होगा। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट आप समझें यहां से कि कोई भी संस्कृति में जो विकास होता है, वही संस्कृति के तत्व के रूप में शामिल हो जाता है। जैसे हमारी संस्कृति में पहले हमने जब थोड़ा बहुत विकास किया, तब हमारी सोच कुछ और थी। जब हमने थोड़ा ज्यादा विकास कर लिया तो हमारी संस्कृति में उस तरीके की चीजें शामिल होने लगी। जैसे अगर भारत में गरीबी थी तो विकास शून्य था, गरीबी थी अर्थात विकास शून्य था, तो लोग फटे टूटे कपड़े या एक जोड़ी कपड़े में जीवन व्यापन करते थे। अब जब धीरे धीरे विकास हुआ तो हमने अच्छे अच्छे फैशनेबल कपड़े पहनना शुरू किए। अर्थात जब विकास होता है तो संस्कृति अपने आप समृद्ध हो जाती है। क्या होती है? संस्कृति अपने आप क्या हो जाती है? समृद्ध हो जाती है। संस्कृति में वॉल्यूम में परिवर्तन आता है, संस्कृति बढ़ जाती है, संस्कृति फैल जाती है, संस्कृति में प्रसार हो जाता है। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो मूल रूप से सिलेबस में दिया हुआ है कि संस्कृति विकास में सहायक होती है कि संस्कृति विकास में बाधक होती है, तो पहले हम देख लेते हैं कि संस्कृति विकास में सहायक होती है तो कैसे, कौन कौन सी बातें आपको एग्जाम में लिखनी है। पहले क्लियर हो ये दिमाग में कि जो संस्कृति है वो विकास में क्या होती है? विकास में सहायक भी होती है कभी कभी, और कभी कभी वो बाधक भी होती है। तो सहायक कैसे होती है ये हम क्लियरली समझ ले। सहायक कैसे होती है? देखो, संस्कृति ही बताती है कि आपको अपने जीवन को कैसे जीना है। तो संस्कृति ही बताएगी कि अपने जीवन में क्या उद्देश्य रखना है, और अगर आपके उद्देश्य अच्छे होंगे तो विकास बहुत होगा, और उद्देश्य खराब होंगे तो विकास नहीं होगा। दूसरा, संस्कृति ही बताएगी कि आप अपने जीवन की गति जो है वो कैसी रखेंगे। आलसी इंसान बनेंगे, कर्मठ इंसान बनेंगे, या प्रगतिशील इंसान बनेंगे, या रूढ़िवादी इंसान बनेंगे, ये कैसे निर्धारित होता है?
ये मनुष्य की संस्कृति निर्धारित करती है कि उसके लोग कैसे होंगे, विकासशील होंगे, गतिशील होंगे या कठोर होंगे, रूढ़िवादी होंगे, कैसे होंगे। तो संस्कृति निर्धारित करती है, और संस्कृति ने ये निर्धारित कर दिया कि आप गतिशील होंगे या आप रूढ़िवादी होंगे। तो अगर रूढ़िवादी होंगे तो फिर आप विकास नहीं कर सकेंगे, तो वो बाधक बन जाएगी। और अगर ये निर्धारित कर लिया कि नहीं, आपकी संस्कृति बना रही है आपको गतिशील, तो फिर आप जापान जैसे देश बनेंगे। आपके यहाँ 8 घंटे काम करने का मतलब 8 घंटे होगा। 10 बजे ऑफिस लगता है तो 10 बजने में 1 मिनट की देर होगी, तो अब हर व्यक्ति ऑफिस में पहुंच जाएगा। अगर 5 बजे छुट्टी होती तो 5:01 तक हर व्यक्ति रुक काम करेगा। ये आपकी संस्कृति निर्धारित करेगी, और जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा वर्कआउट मिलेगा या आउटपुट मिलेगा। तो इससे आपकी गतिशीलता निर्धारित होगी। इस प्रकार संस्कृति सहायक है। और कैसे संस्कृति सहायक है? किसी भी संस्कृति में किन किन मूल्यों को मान्यता दी जा रही है, मूल्यों को मान्यता दी जा रही है, उससे विकास निर्धारित होता है। किसी भी संस्कृति में नवीनता कितनी अपनाई जा रही है, इससे विकास निर्धारित होता है। या किसी भी संस्कृति में जो नवीनता का गुण होता है वही संस्कृति को विकास की ओर आगे बढ़ाता है। किसी भी संस्कृति में जो तत्वों में समन्वयता का गुण पाया जाता है, वही समन्वय का गुण है, वही विकास को आगे बढ़ाता है। अब बाधक किस तरीके से? अब देखो, भारतीय संस्कृति कैसी है कि कोई भी आ जाए और रहे हमारे देश में, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति हो, वो रहे हमारे देश में, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम सर्वधर्म समभाव की संस्कृति वाले हैं। लेकिन अब बाधक कैसे? तो जैसे ही हम जाति पर आते हैं तो लोग कट्टरता दिखाने लग जाते हैं। जीवन भर इंसान जाति 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 करता रहेगा, विकास हो ही नहीं पाएगा। जब हम क्षेत्रवाद में आते हैं, जब हम क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, हमारी संस्कृति में क्षेत्रवाद भी तो है, तो जैसे ही क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, जीवन भर लड़ाई दंगे कट्टरता में ही रह जाते हैं। जैसे ही हम धर्म को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, धार्मिक रूप से कट्टर होते हैं, तो हम जिंदगी भर हिंदू से मुसलमान लड़े, मुसलमान से हिंदू, हिंदू से सिख, सिख से ईसाई, सब आपस में लड़ते रहे, कोई विकास ना हो। तो विकास में बाधक हो जाती है वही संस्कृति। आगे बढ़ो। अगर हमारी संस्कृति में समानता नहीं है, ऊंच नीच का भाव है, तो जितना ज्यादा ऊंच नीच का भाव होगा, ऊंचा व्यक्ति नीचे वाले को और दबाने की कोशिश करेगा, नीचा व्यक्ति हमेशा ऊंचे व्यक्ति का विरोध करेगा, जिससे विकास में बाधाएं आएंगी और देश आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हमने एक ओवरव्यू अपने दिमाग में इमेज बना ली। अब पॉइंट्स पे चलते हैं। चलो पॉइंट्स पे। सहायक के रूप में, इस पॉइंट को समझो, हम क्या पढ़ रहे हैं? सहायक के रूप में। क्या? संस्कृति विकास के सहायक के रूप में। संस्कृति समाज निर्मित होती है भैया, इसलिए संस्कृति का आधार समाज होता है। जिस समाज में सह अस्तित्व नहीं होता, वहां समाज और उसकी संस्कृति पतन उन्मुख हो जाती है, समाज संकुचित हो जाता है। इस प्रकार सह अस्तित्व का चिंतन संस्कृति की रक्षा करता है, और उसी तरीके से धीरे धीरे समाज आगे बढ़ता रहता है। पॉइंट का अर्थ समझो। संस्कृति समाज निर्मित है, इसलिए संस्कृति का आधार समाज है। इस बात में क्या कहा जा रहा है, क्या बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो संस्कृति है वो कोई चीज नहीं है, समाज द्वारा निर्मित अपने लिए बनाई गई चीजों या वस्तुओं, नियमों का ही समूह क्या है? संस्कृति। अगर समाज द्वारा ही उसे बनाया गया, तो समाज जब विकसित होता है, समाज जब आगे बढ़ता है, तो अपने आप विकास होता है, और विकास होने से संस्कृति में अपने आप परिवर्तन आता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो कोई भी संस्कृति जब ज्यादा से ज्यादा विकास करती है या विकास के लिए अपने आप को ढालती है, तो विकास की गति और संस्कृति दोनों में परिवर्तन आता है। ये पॉइंट याद रखना। समाज जिस समाज में सह अस्तित्व नहीं होता, वह समाज और उसकी संस्कृति पतन उन्मुख हो जाती है। यह एक उदाहरण समझो। आज से 2500 वर्षों पूर्व हमारी विश्व में कुछ संस्कृतियां थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने सुना होगा।
आपने सिंधु सभ्यता एक शब्द सुना होगा, आपने मिस्र की सभ्यता एक शब्द सुना होगा। आज अगर विश्व के मैप में देखें तो ना तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ना ही मिस्र की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता आज हिंदू सभ्यता के रूप में विद्यमान है। क्या कारण है कि हिंदू संस्कृति या जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी वो तब से लेकर आज तक चलती आ रही, जीवित है। इसका रीजन है कि इस संस्कृति के अंदर ऐसे गुण थे जिससे इसने बाहरी आक्रमणकारियों को आत्मसात कर लिया, उनको अपना अंग बना लिया। एग्जाम्पल, जब यहाँ इस्लामिक आक्रमणकारी आए तो उनको भी हमने अडॉप्ट कर लिया, उनसे हमने जलेबी खाना सीख लिया, उनसे हमने लहंगा चुन्नी सीख लिया। जब अंग्रेज आए तो उनसे हमने उनकी भाषा सीखी, उनका रहन सहन सीखा। हमारी संस्कृति में और ज्यादा विकास हुआ। तो संस्कृति खुद विकसित हुई और फिर उसने समाज के विकास को आगे बढ़ाया। ये पॉइंट याद रखना, जो संस्कृतियां ऐसा करती हैं वे हमेशा जीवित रहती हैं, और जो संस्कृतियां दूसरों के प्रति अपने आप को क्लोज कर लेती है, उनकी चीजों को ग्रहण नहीं करती, वो अपने आप में समाप्त हो जाती हैं। आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट देखें। सहायक के रूप में दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब भैया क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो संस्कृति में भी परिवर्तन होगा, और अगर संस्कृति में भी परिवर्तन होगा तो संस्कृति अगर परिवर्तन को स्वीकार करने वाली होगी, कठोर नहीं होगी, तो जल्दी जल्दी विकास को बढ़ाएगी, या उसमें विकास जो है उतना आसानी से हो पाएगा। कुल मिला के कहा यह जा रहा है कि संस्कृति में जितना ज्यादा यह गुण होता है कि वो चीजों को कठोरता से देखती है, रूढ़िवादी दृष्टि से देखती है या गतिशील दृष्टि से देखती है, उतना ज्यादा विकास होता है। अब देखिए, मुस्लिम समाज या मुस्लिम संस्कृति या पाकिस्तान और इंडिया का उदाहरण ले लीजिए, वहां कठोरता ज्यादा है, इसलिए परिवर्तन नहीं होता, विकास नहीं होता। इंडिया में क्योंकि बहुत सारे धर्म हैं, सब धर्मों का मिला जुला स्वरूप है, इसलिए परिवर्तन जल्दी जल्दी होता है और विकास जल्दी होता है। और आगे बढ़ते हैं। और क्या है? भारतीय संस्कृति में परिवर्तनशीलता का गुण विद्यमान है, इसी कारण विश्व की संस्कृतियों में उसका अस्तित्व बना हुआ है। ये दोनों की मिली जुली बात फिर से हमने कह दी। और आगे बढ़ो। संस्कृति का निर्माण मानव में अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। तो जैसे जैसे समय के साथ उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक जरूरतें बदलती हैं, उसे अपनी संस्कृति में परिवर्तन करना होता है। और जो संस्कृतियां ऐसा परिवर्तन कर लेती है वो जल्दी जल्दी विकास करती है, आगे बढ़ती है। संस्कृति का स्वरूप सदैव कल्याणकारी होता है। किसी विद्वान ने कहा है कि संस्कृति का पतन तथा उसका उत्थान की ओर मानव समाज को ले जाता है। मतलब जैसे जैसे संस्कृति का उत्थान होगा, मानव का उत्थान होगा, जैसे जैसे संस्कृति का पतन होगा, मानव का पतन होगा। कुल मिलाकर संस्कृति जो है वो मनुष्य के कल्याण करने वाली या उसके उत्थान पतन करने वाली चीज होती है। तो जैसे जैसे मानव का विकास होता है वैसे वैसे संस्कृति का भी तो होगा। इसका उल्टा कर दिया जाए तो इसका यह अर्थ निकलेगा। और आगे बढ़ो। समाजशास्त्रियों ने संस्कृति को सामाजिक विरासत माना है। उनका मानना है कि संस्कृति समाज द्वारा निर्मित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। और जब यह क्रम निरंतर चलता रहता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा विकास होगा, क्योंकि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में कुछ बात गई तो फिर वो और आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे विकसित रूप में आती है। और इस तरीके से कोई भी संस्कृति और ज्यादा विकास को बढ़ावा देती है। फिर और आगे बढ़ते हैं। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण और उसके विकास तथा उसकी विभिन्न क्रियाओं के निर्धारण की आधारशिला होती है। भाई सिंपल है, संस्कृति ही तो हमारे अंदर मूल्य, जैसे मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो ये मुझे कैसे सिखाया, किसने सिखाया? मेरी संस्कृति ने। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो उनकी संस्कृति ने उनको वैसा बनाया। कुछ लोग दयालु होते हैं, कुछ लोग निष्ठुर होते हैं, तो ये कौन सिखाता है उन्हें? ये उनकी संस्कृति सिखाती है। तो जैसे ये गुण हमें हमारी संस्कृति सिखाती है, वैसे ही क्रिएटिविटी का गुण भी होता है, वो भी हमें हमारी संस्कृति सिखाती है। क्रियाशीलता का, नवीनता का, ये नवाचार का, ये सब गुण भी हमें हमारी संस्कृति सिखाती है, और इसी से विकास होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अवरोधक तत्वों की बात करते हैं। संस्कृति विकास में बाधक कैसे बनती है? कुछ छोटी छोटी बातों या पॉइंट से हम इन बाधक तत्वों की बात करते हैं।
देखिए, संस्कृति का संबंध जीवन की गुणवत्ता से होता है, अधिक होता है। इसलिए संस्कृति की आवश्यकता को विकास प्रक्रिया के साथ संबंधित कर दिया जाता है। जहां एक और संस्कृति विकास में सहायक होती है, तो वहीं दूसरी और संस्कृति विकास की प्रोसेस में बाधक भी होती है। कैसे होती है ये हम समझेंगे। अब बहुत ध्यान से समझिए, हमने एक जमाने में सती प्रथा शुरू की। अब सती प्रथा क्यों शुरू की गई थी या फिर पर्दा प्रथा क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि हमें उस समय जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? भैया, मुस्लिम आक्रमणकारी हमारी बहनों की, माताओं की इज्जत लूटते, उन्हें परेशान करते, उनका जीवन नर्क बना देते, उससे अच्छा उनका जीवन समाप्त हो। इसलिए हमने सती प्रथा, उनको पर्दा प्रथा, ये सब प्रोसीजर हमने खुद ने बनाया और धीरे धीरे ये हमारी संस्कृति के अंग बन गए। अब आज की तारीख में समाज की आवश्यकता है कि महिला सशक्तिकरण किया जाए। क्या किया जाए? महिला सशक्तिकरण किया जाए। तो जब हम महिला सशक्तिकरण करने निकले तो हमें सबसे पहली समस्या का सामना करना पड़ा। कौन सी? पर्दा प्रथा का। तो पर्दा प्रथा का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये हमारी संस्कृति का एक अंग है और ये अंग अब हमें महिलाओं के सशक्तिकरण को करने में बाधा बनेगा। तो इस तरीके से संस्कृति के कुछ आइडियोलॉजीज, कुछ विचार, कुछ परंपराएं, कुछ विशेषताएं, कुछ रूढ़ियां, कुछ चीजें या कुछ तत्व जो है विकास में बाधक बनते हैं। आपको मैंने एक उदाहरण देकर के ये समझाने की कोशिश की कि हमें महिलाओं का पूरा विकास करना है, सशक्तिकरण करना है, लेकिन हमारी ही संस्कृति इस एक काम में बाधक बनेगी। कैसे बनेगी? क्योंकि वो पुराने विचारों को छोड़ना नहीं चाहेगी। ऐसे ही एक रूढ़िवादी तत्व होते हैं। जितनी भी रूढ़िवादी विचार हैं वो सब परंपराओं के पोषक होते हैं और परंपराओं का पोषण करने के कारण वे विकास या नवीनता को स्वीकार नहीं करते। परंपरा अगर होगी तो नया कुछ नहीं हो सकता और विकास हो ही नहीं सकता। तो ऐसे हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं। संसार में अनेक देश में सांसारिक विभेदीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। एक शब्द की भैया बाधक कैसे होती है संस्कृति? तो पहला हमने एक पॉइंट बोला, सांस्कृतिक विभेदीकरण के कारण। सांस्कृतिक विभेदीकरण क्या होता है? सांस्कृतिक विभेदीकरण इस तरीके से समझें, ये पूरा भारत देश है, तो इस भारत देश में यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ पर ब्राह्मण भी है, यहाँ वैश्य भी है, और इन सब ने अपने अपने लिए कुछ न कुछ छोटे छोटे नियम बना रखे। इनकी सबकी एक भारतीय संस्कृति है, वो अलग है, लेकिन उसके अंदर हिंदू संस्कृति, उसके अंदर ब्राह्मण संस्कृति, उनके अंदर वैश्य संस्कृति भी पाई जाती है। मतलब एक बड़ी संस्कृति में एक छोटी संस्कृति पाई जाती है, और जब एक बड़ी संस्कृति के अंगों के मध्य छोटा छोटा विभेद मतलब अंतर पाया जाए तो उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक विभेदीकरण। और इस सांस्कृतिक विभेदीकरण के कारण एक संस्कृति या एक तत्व, ये ब्राह्मण वैश्य को, वैश्य ब्राह्मण को आगे नहीं बढ़ने देगा या उसका विरोध करेगा, जिस कारण से संस्कृति विकास की बाधक बनेगी। पॉइंट क्लियर हो? अनेक देशों में या विश्व के सभी देशों में सांस्कृतिक विभेदीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है या सिद्ध हो चुका है कि सब जगह पाई जाती है, जिससे धर्म और संस्कृति के नाम पर सांप्रदायिक दंगे और हिंसा होती है, और यही हिंसा विकास का बाधक बनती है, मार्ग को रोकती है। और आगे बढ़ो, इस पॉइंट को और अगले पॉइंट में समझते हैं। विश्व में अनेक स्थानों पर हिंसा, अपराध आदि प्रतिमान भी विशेष रूप से शहरी केंद्रों पर में संस्कृति के बाधक बनते हैं। देखो, हम देखते हैं कि एक बार एक दंगा हुआ, उसने खूब सारे नियमों को, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की शहर में जाती है, कोई लड़की शहर में जाती है और वहां उसे किसी दूसरे लड़के से प्यार व्यार हो जाता है, किसी दूसरी जाति के लड़के से। अब यहाँ तो इसके गांव में तो सिस्टम ये था कि वो केवल अपनी ही जाति में विवाह किया जाएगा उसका, लेकिन यहाँ एक उदाहरण ऐसा आ गया सामने जिससे पता चला कि लड़कियां शहर में जब पढ़ने जाती हैं तो वो ऐसा कोई कार्य हो सकता है। अब ये जो डर है, ये डर हमारी संस्कृति में विकास को रोकेगा, या डर है जो विकास को रोकेगा, क्योंकि हम गतिशील नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है। तो ये डर को कम करना है, इसलिए सांस्कृतिक तत्वों की जिम्मेदारी होगी कि वो मनुष्य में इन बातों का ध्यान या विचारों को उत्पन्न करे।
तो आज तो खैर ये स्थिति नहीं है, हमारी समाज में सशक्तिकरण हो चुका है, हमारी समाज का पूरी तरह सशक्तिकरण हो चुका है, लगभग सशक्तिकरण के हम स्तर पर पहुंच चुके हैं क्योंकि शिक्षा और जागरूकता आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। एक सांस्कृतिक समूह में आंतरिक तनाव भी देखा गया है। अब बहुत सारे सांस्कृतिक समूह में तनाव होता है क्या, जैसे देखिए शुरुआत में तो हमने समाज बनाया मनुष्य को सहायता देने के लिए, लेकिन समाज ने फिर अपने लिए कुछ नियम बनाया, उन नियमों से इंसान को दबा दिया गया, उसकी इच्छाओं को, उसकी जो ख्वाहिशें थी उनको नियमों के अनुसार ढालने की कोशिश की गई। मैंने जैसे ये उदाहरण शादी ब्याह वाला दिया, हमने समाज में विवाह क्यों बनाया था, समाज में विवाह बनाया था समाज की निरंतरता के लिए, समाज में जो नैसर्गिक ताकतें उनको बढ़ा करके जो विभेदकारी ताकतें उनको कम करने, उन पर नियंत्रण करने के लिए। लेकिन आज ये युवा वर्ग के लिए एक असंतोष का विषय बनता जा रहा है, हमारी संस्कृति को के कारण हमारा विकास रुक रहा है। तो सांप्रदायिक जो है या ऐसी कुछ चीजें जो है वो संघर्ष को बढ़ावा देती हैं और फिर हमारी सभ्यता जो है वो खतरे में आती है। सांस्कृतिक विभेदीकरण के कारण समाज में पक्षपात और तनाव में वृद्धि होती है। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि हमारी समाज में बाधक या संस्कृति के कौन कौन से तत्व बाधक के रूप में काम करते हैं। तो संस्कृति से तनाव पैदा होता है, संस्कृति से विभेदीकरण पैदा होता है, संस्कृति से क्षेत्रवाद पैदा होता है, संस्कृति से जातिवाद पैदा होता है, संस्कृति से धर्मवाद पैदा होता है और इन सब कारणों से विकास अवरुद्ध होता है। संस्कृति से ही रूढ़िवादिता आती है और संस्कृति ही नए विचारों को या नवाचारों को रोकती है, कभी कभी वो बढ़ावा भी देती है। जैसे जापान में वो बढ़ावा देती है, जापान की संस्कृति वैसी है। भारत में वो बढ़ावा ना देते हुए रोकती है, विचारों को पर रोक लगाने का काम करती है। तो इससे नवाचार नहीं हो पाता और उससे समस्याएं उत्पन्न होती है, विकास नहीं हो पाता। और आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट्स देख लो। सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण न केवल सामाजिक आर्थिक विकास हो पाता है और न ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर पाता है। सांस्कृतिक विभिन्नता विकास के सार्वभौमिक महत्व और सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों की उपेक्षा करती है, जिससे विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। सिंपल सी बात थी। और आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट। अब देखिए आज देख रहे हैं हम भारत की जो सांस्कृतिक मूल्य उसमें बहुत गिरावट आ रही है, क्योंकि हमने पाश्चात्यकरण कर लिया, उत्तर आधुनिकरण हुआ। इन सब से भारतीय जो संस्कृति थी उसके मूल्यों में गिरावट आई और उसी से हमारा विकास और अवरुद्ध होते जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट से अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है और वह नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी होती है और समाज में विभेद उत्पन्न करके जातीय तनाव संघर्ष को बढ़ावा देती है, जिससे विकास अवरुद्ध हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब हम जाति जाति करते हैं, जब हम धर्म धर्म करते हैं, जब हम भाषा भाषा करते हैं, जब हम क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद करते हैं, तो ये सब चीजें हमारा ध्यान देने ही नहीं देती, हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता है आगे बढ़ने पर, विकास पर। हम पूरी जीवन इन्हीं चीजों में लड़ कर, कट कर, मर करके गुजार देते हैं। तो हमारी संस्कृति पर डिपेंड करता है कि हम जीवन भर जाति जाति करेंगे या जीवन भर हम नया काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम भाषा भाषा करते रहेंगे या किसी भी भाषा को सीखकर और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये हमारी संस्कृति निर्धारित करती है। अतः कहा जा सकता है कि समाज के विकास के लिए संस्कृति सद्भाव को अर्जित करना तथा सहिष्णुता को बढ़ावा देकर समाज के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है। सिंपल है, संस्कृति में ही परिवर्तन करके विकास को बढ़ाया जा सकता है और विकास ही संस्कृति में परिवर्तन लाता है। ये दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि एक बात बोलो तो दूसरी अपने आप प्रेजेंट हो जाती है, दूसरी बोलो तो पहले अपने आप प्रेजेंट हो जाती है। उम्मीद है संस्कृति वाला ये जो टॉपिक क्या था, हम सब ने इसको बहुत आराम से अपने दिमाग में सेट कर लिया है भाई कि हमारा जो मूल उद्देश्य है, मूल टॉपिक है संस्कृति और विकास। पहले हमने संस्कृति को समझा, फिर हमने विकास को समझा, फिर ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं इस बात को समझा है, इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, फिर संस्कृति विकास में किस प्रकार सहायक होती है इस पॉइंट को क्लियर किया, और फिर संस्कृति विकास में किस प्रकार बाधक होती है इस पॉइंट को क्लियर किया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। हम जल्दी जल्दी में इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए अब वन लाइनर पॉइंट्स में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे सीधे टॉपिक पर फोकस कर रहा हूं। आज और कल में हम कोशिश करेंगे कि इस चौथी यूनिट को पूरी तरह समाप्त कर दें। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।